गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर्स की क्लास है। माय नेम इज शमा। तो कल की क्लास नहीं हुई थी छुट्टी की वजह से। आज की क्लास में कल और परसों दोनों के ही कवर किए जाएंगे करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत में कितने % की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई। तो कौन सी, क्या, कितना, डीआर और डीए दोनों बढ़ाए गए हैं, तो कितने बढ़ाए गए हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। किसके लिए? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जितने भी सरकार के केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए क्या महंगाई राहत बढ़ाया गया है और महंगाई। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत कितने % की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होनी है। तो अभी क्या है कि जो महंगाई राहत और महंगाई भत्ता दोनों ही बढ़ाए गए हैं, तो कितने % बढ़ाए गए हैं ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। किसके लिए? सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो कितने % बढ़ाया गया है? 3% बढ़ाया गया है। इससे पहले जब बढ़ा था तो 2% बढ़ा था, और अभी कितना बढ़ा है? अभी बढ़ा है 3%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता, डीए और पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत कितने % बढ़ाने की मंजूरी दी है? 3% बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, और ये 2025 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई है। और मौजूदा 55% जो बेसिक वेतन की पेंशन, क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर्स की क्लास है। आज है 3 अक्टूबर। कल की छुट्टी की वजह से कल की क्लास नहीं हुई थी, तो कल के और उससे पहले के जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता क्या बढ़ा गया है? महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों में बढ़ोतरी की गई है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कितने % की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होनी है। 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी। तो अभी क्या है, 2% बढ़ी है या 3% या 4% या 5%, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कितनी अभी थी? कितनी? तो ये थी 55%। बेसिक पेंशन या वेतन जो भी मिलता था वो 55% तक मिलता था। 3% की बढ़ोतरी करके कितना हो गया? ये 58% हो गया है। तो कितने % बढ़ाई गई है? 3% बढ़ाई गई है अभी। किसमें? महंगाई भत्ता भी और महंगाई राहत भी। जो पेंशन मिलती थी उसमें महंगाई राहत, और जो सैलरी होती थी उसमें महंगाई भत्ता। तो डीए और डीआर दोनों में ही इंक्रीमेंट हुआ है। कितने % का? 3% का। और सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता, डीए और पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत, डीआर में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। और ये बढ़ोतरी कब से लागू होगी? 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी। पहले कितना था? पहले 55% मिलता था बेसिक वेतन या पेंशन। अब उसी में ये जोड़ा जाएगा 3% का, तो कितना हो जाएगा? 58% हो जाएगा। क्यों बढ़ाई गई है? क्योंकि डीए की समीक्षा महंगाई और जीवन यापन सूचकांकों के आधार पर समय समय पर की जाती है, जो 7वीं केंद्रीय वेतन आयोग के फार्मूले के अनुसार होती है। मार्च 2025 में जब हुई थी लास्ट टाइम, तो कितने % की बढ़ोतरी हुई थी? तो 2% की डीए में मंजूरी दी गई थी, जिससे ये दर 1 जनवरी 2025 को कितने % हो गई थी? 55% हो गई थी। और नवीनतम बढ़ोतरी के बाद डीए और डीआर का जो प्रभावी दर होगा वो कितना हो जाएगा? 58% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 55 थी, 3% बढ़ा दी गई, तो कितनी हो गई? 58% हो गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला, एक जिला है, वो जिला क्या हुआ है? बाल विवाह मुक्त जिला हुआ है। तो वो कौन से स्टेट का है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला ऐसा है जो बना है। यहाँ पर दिए गए हैं, जिले का नाम भी दिया गया है और साथ में स्टेट का नाम भी दिया गया है। तो क्या है? बीदर कर्नाटक का, बालोद छत्तीसगढ़ का, या फिर झाबुआ मध्य प्रदेश का, या फिर बांदा उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बालोद छत्तीसगढ़ का। ये ऐसा पहला जिला बन गया है जो क्या हो गया है? बाल विवाह मुक्त हो गया है। यहाँ पर कोई भी बाल विवाह के आधिकारिक तौर पर रजिस्ट्री नहीं हुई है। भारत का पहला आधिकारिक रूप से प्रमाणित बाल विवाह मुक्त जिला। 2 वर्षों में 0 मामले आए हैं यहाँ पर से। पिछले 2 वर्षों में बाल विवाह का इस जिले में कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साई ने क्या कहा कि इसे सामाजिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है, और ये भी घोषणा की है कि संपूर्ण राज्य में
2028 और 29 तक बाल विवाह मुक्त होगा। मतलब उन्होंने ऐसा कहा है कि 2028-29 तक पूरा ही छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा, बाल विवाह मुक्त हो जाएगा, वहां पर बाल विवाह होना बंद हो जाएंगे। कब तक? 2028 और 29 तक, वहां के सीएम ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? क्या वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, या फिर 14 को, या फिर 5 को? तो क्या है यहाँ पर राइट आंसर, क्या हो जाएगा? 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और 1997 में नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी द्वारा स्थापित और 1978 में अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी संघ द्वारा समर्थित उत्सव का दिन है। शाकाहार के आनंद, करुणा और जीवन को बेहतर बनाने की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है, जिससे कि ज्यादातर लोग शाकाहारी बने। और नेक्स्ट देख लेते हैं, हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को, 21 जून को, 10 दिसंबर को, या फिर 15 अगस्त को? कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को ये मनाया गया था और हर साल 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, वृद्धजन का मतलब यही है कि जितने भी ओल्ड लोग हैं उन लोगों को रेस्पेक्ट दी जाए, सम्मान दिया जाए, उनका देखभाल की जाए, इन सबकी ओर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 अक्टूबर 1990 को 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में नामित किया था। और 2025 की थीम क्या है? ओल्डर पर्सन्स ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शंस, अवर एस्पायरेशंस एंड अवर वेल बीइंग एंड अवर राइट्स, जो इस बात पर जोर देता है कि वरिष्ठ नागरिक के केवल देखभाल में निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के सक्रिय प्रेरक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर किसे प्रस्तुत किया? ये आयोजन 1950 में इस इकाई, कौन सी इकाई के बारे में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है। इकाई को राष्ट्रपति की अंगरक्षक के रूप में नामित किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक था। 75 वर्ष पूरे हो गए। कौन सी इकाई के पूरे हो गए हैं? जिसको राष्ट्रपति ने अभी सम्मानित किया, किससे? डायमंड जुबली सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर से। ये किसको दिया गया, ये किसको प्रस्तुत किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जिसको दिया गया उसके 75 साल पूरे हो गए। तो क्या ऑप्शन क्या है? सीआरपीएफ, एनएसजी, पीवीजी और आईटीबीपी। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की अंगरक्षक, पीवीजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक था ये, क्या? ये जो इकाई थी, क्या? पीवीजी, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। इसके शानदार सेवा, परंपराओं और पेशेवर कौशल को सम्मानित करता है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक की जो विरासत है वो कब से शुरू हुई है? पीवीजी यानी कि वही प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड भारतीय सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1773 में बनारस में की गई थी। प्रारंभ में इसमें केवल 50 कावली टुकड़ी शामिल थी, बाद में इसका विस्तार किया गया। 27 जनवरी 1950 को भारत के गणराज्य बनने के बाद इसे राष्ट्रपति की अंगरक्षक का नाम दिया गया। और 1957 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रेजिमेंट को पहला सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर प्रस्तुत किया था। और उन्होंने अभी 75, किसने? द्रौपदी मुर्मू जी ने 75 साल पूरे होने पर अभी ये प्रस्तुत किया है। जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है वो एकमात्र ऐसा रेजिमेंट है जो जिसे 2 स्टैंडर्ड रखने की अनुमति है। पहला क्या है? राष्ट्रपति का स्टैंडर्ड ऑफ बॉडीगार्ड, और दूसरा क्या है? पीवीजी का रेजिमेंटल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कौन सा अभ्यास आयोजित किया जिसका उद्देश्य ड्रोन खतरों से निपटने की क्षमता को परखना था? तो कौन सा किया? युद्ध कवच, ड्रोन कवच, आकाश कवच, सीमा कवच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्रोन कवच। राइट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड के तहत स्पीयर कॉर्प्स ने 25 से 28 सितंबर 2025 तक पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम क्षेत्रों में एक्सरसाइज ड्रोन कवच का आयोजन किया। ये 4 दिन का था अभ्यास। और इससे क्या होगा कि अगली पीढ़ी की ड्रोन युद्ध और काउंटर ड्रोन तकनीकों पर केंद्रित था, जिसमें आधुनिक बहु डोमेन युद्ध क्षेत्रों में सेना की युद्ध तत्परता प्रदर्शित करना था। इसकी मेन विशेषताएं क्या थी कि ये भागीदार कौन था? भारतीय सेना और इंडो तिब्बत सीमा पुलिस।
और अत्याधुनिक ड्रोन तकनीकों और काउंटर ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया गया। यहाँ पर स्टेट याद रखिएगा कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारतीय सेना की किस सेवा ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हुए हैं? कौन सी ऐसी सेना है जिसने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो कौन सी है? आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, सैन्य नर्सिंग सेवा, आर्मी डेंटल कॉर्प्स या फिर आर्मी सर्विस कॉर्प्स। तो कौन सी है? राइट आंसर बी है, MNS, सैन्य नर्सिंग सेवा। इसने अपने 100 ईयर्स पूरे कर लिए हैं, भारतीय सेना की ये सेवा है। MNS का इतिहास क्या है? 1888 से जुड़ा है, जब भारतीय नर्सें ब्रिटिश सेना के तहत काम करती थी। 1 अक्टूबर 1926 को इसे स्थायी दर्जा दिया गया था और इसे स्थापना दिवस माना जाता है। कब? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को कितने साल पूरे हो गए? 100 साल पूरे हो गए। भारतीय सेना की सैन्य नर्सिंग सेवा, सैन्य नर्सिंग सेवा क्या होता है? नर्सिंग में जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है उसकी बारे में बात हो रही है कि 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये सेवा पूरी तरह से नारी शक्ति पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, नर्सिंग में केवल नारी होती है ऐसा नहीं है, बट ये जो सेवा है MNS, इसमें सिर्फ नारी शक्ति ही थी, सिर्फ नारी, मतलब यहाँ पर सिर्फ फीमेल ही वर्कर्स थी जो नर्सिंग का काम करती थी। अब उनके 100 साल पूरे हो गए हैं, तो ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का एक हिस्सा है और इसने अपनी 100 साल की गौरवपूर्ण यात्रा पूरी कर ली है। MNS की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 19 अगस्त 2025 को एक पर्वतारोहण अभियान भी शुरू किया गया था उस टाइम, जो अब पूरा हुआ है। और कब मनाया गया इसका? 100 ईयर्स कब हुए? 1 अक्टूबर को हुए और कई सारे समारोह भी हुए इसमें। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया? एक ऐप है जो मोबाइल में ऐप डाउनलोड होते हैं, वो ऐप डाउनलोड कहाँ पर किया गया? किस टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए? तो कान्हा में नहीं, बांधव, यही हो जाएगा राइट आंसर, बांधव टाइगर रिजर्व। कहाँ है ये? MP में है ये। गज रक्षक ऐप हाथियों की स्थिति, चाल और व्यवहार की रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। 2018 में 40 हाथियों का झुंड कहाँ? बांधवगढ़ में बस गया था, जिसे उन्होंने स्थायी घर बना लिया और अब उनकी लगभग संख्या कितनी हो गई है? 65 हो गई है। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए प्राधिकरण ने क्या किया है? तकनीक का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ये जो अब ऐप आया है वो क्या करेगा? उनका रियल टाइम देख सकेगा उनकी स्थिति की क्या है, किसकी? हाथियों की। हाल ही में गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में इनोग्रेट किया। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में झारखंड के सिंह भूमि के जिले में 1992 में शुरू हुआ था। इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये हाथियों से रिलेटेड है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो भारत में शुरू किया गया था झारखंड के सिंह भूमि जिले से, कब शुरू किया गया था? 1992 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? हाथियों और उनके आवासों का संरक्षण करना था। विश्व हाथी दिवस इसीलिए 12 अगस्त को मनाया जाता है, ताकि हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। थोड़ा सा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 1968 में। इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1968 में, और मध्य प्रदेश भारत में है। 1993 में इसे टाइगर रिजर्व, बाघ अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर कितनी निर्धारित की है? तो रेपो रेट में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसे एज इट इज रखा गया है। तो कितनी थी? ये थी 5.5, 5.5 थी और 5.5 ही रखी गई है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेम है, इसे परिवर्तित नहीं किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने के नेतृत्व में वर्ष 2025 की मौद्रिक नीति की घोषणा की गई। इस बार रेपो रेट 5.5 पर अपवर्तित, मतलब जो पहले था वही रखा गया है, कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया है। नीति रुख को न्यूट्रल, और जो नीति रुख है उसको क्या रखा गया है? न्यूट्रल रखा गया है, बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। और ये सभी निर्णय MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पास हुए हैं। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या लगाया है? 6.8 लगाया है। पहले ये क्या था? पहले था 6.5 और अभी कितना है? अनुमान लगाया गया है कि 6.8 रहने की संभावना है। और CPI महंगाई पूर्व अनुमान 2.6 है। पहले क्या था? ये पहले 3.1 था, इसको घटाया गया है 2.6
परसेंट रखा गया है क्या, सीपीआई, महंगाई पूर्वानुमान। और वृद्धि के अब इससे क्या हो रहा है कि वृद्धि के सकारात्मक संकेत हैं और नियंत्रित मुद्रास्फीति को दर्शाता है। तो रेपो रेट कितनी है, कोई बदलाव नहीं किया गया है, सेम है 5.5। नीति रोक न्यूट्रल रखा गया है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो कितना रखा गया है, 3% रखा गया है। एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कितनी है, 5.25 रखी गई है। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.75 रखी गई है और बैंक रेट वो भी 5.75 है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक का पदभार संभाला है। पूछा क्या जा रहा है कि महानिदेशक कौन बने हैं, किसके, सीआईएसएफ के। तो कौन बने हैं, राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण रंजन, राइट आंसर इज बी। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रवीण रंजन बने हैं सीआईएसएफ के नए महानिदेशक। आधुनिकीकरण और पारदर्शिता पर जोर। केंद्रीय सीआईएसएफ को नया प्रमुख मिल गया है, कौन है, 1993 के बैच के एजीएमयूटी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण रंजन को सीआईएसएफ ने 32वें महानिदेशक के रूप में उनको ये पद मिला है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, इसकी स्थापना कब हुई थी, इस सीआईएसएफ अधिनियम 1968 के तहत उसके नेक्स्ट ईयर 1969 में हुई थी। मतलब एक अधिनियम है सीआईएसएफ अधिनियम 1968 के तहत 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, सीआईएसएफ की। और इसीलिए हर साल 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2025 में भारत का 56वां सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया था। कब, अभी 10 मार्च को जो गया है 2025 का, उसको कौन सा था, 56वां था। नेक्स्ट है, पंडित छन्नूलाल मिश्र ने अपने संगीत से किन परंपराओं को नई ऊंचाई दी। क्या हुआ है, अभी इनका निधन हुआ है, जिस वजह से अभी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो किस घराने से संबंधित थे। तो बनारस घराने की संगीत परंपरा, वो बनारस और किराना घराना दोनों से ही संबंधित थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री जी ने भी शोक व्यक्त किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं उनके बारे में कुछ डिटेल। क्या थे वो, पद्म विभूषण भी उनको मिला हुआ था। पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है, किसने, प्रधानमंत्री ने। उनको क्या कहा कि एक अपूर्णीय क्षति है, इनकी क्षति को कोई भी नहीं भर सकता, ये अपूर्णीय है। बनारस घराने की संगीत परंपरा को इन्होंने नई ऊंचाई पर ले गए। काशी के हर महोत्सव में उन्होंने अपने स्वरों और गीतों से समृद्ध किया। अब ये भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनकी कर्मभूमि बनारस में इन्होंने काम किया। घराना कौन कौन सा है, बनारस घराना और किराना घराना दोनों से। 2020 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म कब हुआ था, 3 अगस्त 1936 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ, आजमगढ़ यूपी में। और 2 अक्टूबर को इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। वन्य जीव सप्ताह 2025 के अवसर पर मानेसर नमो वन की आधारशिला किसने रखी। क्या पूछा जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने, भूपेंद्र यादव ने, धर्मेंद्र यादव ने या फिर अश्विनी चौबे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव ने। वन्य जीव सप्ताह 2025 के अवसर पर मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी, राइट आंसर क्या है, भूपेंद्र यादव, बी। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में क्या बनाया जा रहा है, वन्य जीव सप्ताह समारोह को बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, क्या नाम है, श्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री राव नरवीर सिंह के साथ मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी। और इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान भी उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया। 2 अक्टूबर को भारत के किन 2 महानायकों का जन्मदिन मनाया गया, तो किसका मनाया गया, गांधी जी का मनाया गया और लाल बहादुर शास्त्री जी का। दोनों का ही जन्मदिन एक दिन पे होता है, तो उन दोनों का जन्मदिन मनाया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज मॉरिशस के 18वें संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण मिशन के लिए पोर्ट लुइस पहुंचा, ऐसा कौन सा है, आईएनएस तीर है, आईएनएस सतलुज है, आईएनएस शक्ति है या फिर सह्याद्री है। तो कौन सा है, राइट आंसर है बी, आईएनएस सतलुज। कहाँ पहुंचा है ये, पोर्ट लुइस पहुंचा है। भारतीय नौसेना का विशेष हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत आईएनएस सतलुज 29 सितंबर 2025 को मॉरिशस में 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए पोर्ट लुइस पहुंचा। तो ऐसे पहले समिति में ये बैठक में कहा गया था कि ऐसा पहुंचाया जाएगा। एक मिशन स्टार्ट किया गया था इस वर्ष के आरंभ में। क्या हुआ था कि हाइड्रोग्राफी पर 14वीं संयुक्त समिति की बैठक हुई थी। उसके दौरान ऐसा कहा गया था कि हाइड्रोग्राफी पर दीर्घकालिक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के ढांचे के तहत संचालित किया जा रहा है। तो वर्तमान सर्वेक्षण मिशन लगभग 35,000 वर्ग समुद्री मील के विस्तृत क्षेत्र को कवर करेगा
और क्षमता निर्माण प्रयासों में एक भाग के रूप में मॉरिशस के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी जल सर्वेक्षण, डेटा संग्रह और प्रसंस्करण में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जहाज पर सवार होंगे। आईएनएस, जो मॉरिशस में आईएनएस सतलुज की तैनाती है, वो उन्नत वैज्ञानिक सहयोग और रणनीतिक समुद्री संबंधों के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि है और ये गहन समुद्री सहयोग को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य नौवहन सुरक्षा को बढ़ाना और समुद्री संसाधनों का सतत प्रबंधन करना, हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस जिला परिषद स्कूल ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल 2025 के सामुदायिक सहयोग श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो कौन सा है? लखनऊ का जिला परिषद स्कूल, या फिर जयपुर का, या पुणे का, या इंदौर का? तो कहाँ का है? पुणे का है। पुणे के जिला परिषद स्कूल ने क्या विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल के सामुदायिक सहयोग श्रेणी में पुरस्कार जीता है। एक वर्चुअल समारोह में आयोजकों ने घोषणा की कि खेड़ तहसील के जलिंद नगर जिला परिषद स्कूल को 50 शॉर्टलिस्ट किए गए स्कूलों में से सामुदायिक पसंद पुरस्कार श्रेणी का विजेता घोषित किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्कूल पहले बंद होने की कगार पर था, बट बाद में वहां के प्रयासों को देखते हुए उस स्कूल में और ज्यादा बच्चों को एडमिशन दिया गया और इस वजह से इस स्कूल को सिलेक्ट किया गया था। तो जिला प्रशासन 2022 में इस स्कूल को बंद करने वाला था क्योंकि इसमें केवल 5 छात्र नामांकित थे और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षक दत्तात्रेय वेयर के वहां स्थानांतरित होने के बाद, मतलब जब इनका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ उसके बाद उन्होंने स्थानीय निवासियों को स्कूल के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित किया और नई शिक्षा पद्धतियों लागू की, जिससे नामांकन में वृद्धि हुई। अब स्कूल में लगभग 120 छात्र हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार प्रतिवर्ष लंदन स्थित T4 एजुकेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो स्वयं को 100 से अधिक देशों के 2 लाख से अधिक शिक्षकों को एक वैश्विक मंच बताता है। और ये पुरस्कार 5 श्रेणी में दिए जाते हैं। पहला है सामुदायिक सहयोग, दूसरा है पर्यावरणीय कार्रवाई, तीसरा है नवाचार, चौथा है प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय और 5वां है स्वस्थ जीवन का समर्थन। तो किसको? सामुदायिक सहयोग में पुणे का जो स्कूल है जिला परिषद स्कूल, उसको पुरस्कार मिला है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।